हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे आपका केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉन्ड एंगल रिलेटेड। वो आपका सेशन नेट गेट आईआईटी जैम और नीट और जेई वाले स्टूडेंट उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नीट और जेई में केमिकल बॉन्डिंग का बॉन्ड एंगल से लगभग हर साल पे क्वेश्चन आते ही आती है। एक केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो आते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल होते क्या है? देखिए, मॉलिक्यूल होता है जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, हमने ऐसे हाइब्रिडेशन में दिखा था ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल रहता है। कोई रहेगा जब आपका sp3 होगा तब उसका रहेगा क्या 109 डिग्री, sp2 रहेगा तब उसका 104 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए, जब ये sp2 उसके साथ में लोन पेयर रहेगा तब उसका क्या बॉन्ड एंगल घट जाता है और कभी कभी बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए OF2 एंड OH2, दोनों सेम हाइब्रिडेशन है। सब डिफरेंस क्या है OH पे और इधर पे क्या है OF में, लेकिन क्या दोनों का बॉन्ड एंगल डिफरेंस होता है। ये हम आज वाले वीडियो में देखेंगे क्यों ऐसे होता है, और इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आता है कुछ सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करके ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो आते हैं आपका बॉन्ड एंगल में, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल आने से पहले आप लोगों को जो हाइब्रिडेशन होता था उसको एक लेवल लिख लो। हाइब्रिडेशन जब आपका sp होता है, आपका बॉन्ड एंगल होता है क्या 180 डिग्री, ठीक है। sp बोले तो लीनियर। जब आपका हाइब्रिडेशन होता है sp2 तब आपका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। sp2 मतलब कैसे है स्टूडेंट, मैंने बताया था हाइब्रिडेशन वाले वीडियो में। ऐसे sp2 होता है BH3, इसका हाइब्रिडेशन निकाल के देख लो आप, sp2 होगा और sp2 इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। अभी देखो हाइब्रिडेशन क्या sp3 मतलब क्या टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल होता है यूजुअली 109 डिग्री। ऐसे टेट्राहेड्रल, ठीक है, ऐसे टेट्राहेड्रल इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। 9.4 समथिंग होता है, बट आप 109 लेके कर सकते हो आंसर। अभी लिखते हैं कि आपका sp3d, ये क्या होता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसका बॉन्ड एंगल देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जियोमेट्री का शेप कैसा होता है आपका, ऐसे सेंट्रल में ऐसे ले लो P, इधर पे F, 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 PF5, ठीक है। PF5 इसका हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d, जो इसका जियोमेट्री होगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इधर पे देखिए इक्विटोरियल इक्विटोरियल मतलब ए वाला बॉन्ड, इसका बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसका बीच में बॉन्ड एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, मतलब एक आपका एक्सियल ओ है इक्वेटोरियल, इसके बीच में भी 90 डिग्री। लेकिन जब इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मतलब आपका ए वाला इक्वेटोरियल और ए वाला इक्वेटोरियल, इसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो इधर पे लिखो 90 डिग्री और 120 डिग्री। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री और आपका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, ठीक है। और ए दो एक्सियल देखो, ए वाला ए 180 डिग्री है क्योंकि दो अपोजिट साइड में है। अभी देखते हैं आपका क्या sp3d2 जो है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आपका कैसे था, ऑक्टाहेड्रल पे कैसे था, मैंने हाइब्रिडेशन में दिखाया है आपको। अब ले लीजिए ऑक्टाहेड्रल, इसे ले लीजिए mm, इधर पे ले लीजिए OH2, 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 OH2। इधर पे बॉन्ड एंगल होता है आपका 90 डिग्री, और ए वाला दूरी वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, मतलब ए वाला बॉन्ड ए वाले में 180 डिग्री और बीच वाले में होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। यह ऑक्टाहेड्रल वाला पॉइंट आ गया। अभी आता है आपका क्या होता है sp3d3, इसको हम बोलते हैं क्या पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसका जियोमेट्री देखो ऐसे कुछ होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इधर पे ए लिख दो, मैं ऐसे बी बी करके दिखा रहा हूं। अब इधर पे एटम लिख लेना, कोई ना कोई तो एटम होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है।
H का वैल्यू, हाइब्रिडेशन आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए इधर पे भी और एक बॉन्ड होता है, मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया। इधर पे जो बॉन्ड एंगल होता है आपका 90 डिग्री, ए वाला होगा आपका 90 डिग्री और ए वाला बॉन्ड आपका होगा 72 डिग्री, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद देखिए ये वाला टेबल आप लिख लो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के मदद से आपको पूरा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले ये वाला एग्जाम्पल लिखिए आप, आपका BH3, आपका CH4 और एक लिख लीजिए CO2, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर आपका इस वाले कंपाउंड का जो कंपाउंड दिया है तीनों, इसका बॉन्ड एंगल अरेंज करना पड़ेगा, किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा किसका कम होगा, ठीक है। देखिए इस वाले कंपाउंड आप डायरेक्ट पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट कंपाउंड दिया है, तो बॉन्ड एंगल निकालने का क्या करना पड़ेगा, पहले आपको तो उसका शेप और जियोमेट्री निकालना पड़ेगा ना। आपका जियोमेट्री आप बता सकते हो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। देखिए BH3 पे हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका, H इक्वल टू हाफ, बोरोन का सेंट्रल एटम पे वैलेंसी कितना होता है 3 प्लस 3 क्या मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो क्या होगा आपका 6/2 इक्वल टू 3, क्योंकि बोरोन है, मैंने पहले वीडियो में दिखाया है हाइब्रिडेशन में, बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 2p1। देखिए भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है आउटर सेल में 2 + 1 3, इसीलिए 3, ठीक है। तो BH3 क्या हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp2, ठीक है, BH3 का हो गया आपका sp2 और जियोमेट्री होगा ऐसे। इधर पे देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन भी 3 आया। उसके बाद क्या है CH4, ये भी हाइब्रिडेशन निकाल लो आप, H इक्वल टू हाफ, कार्बन का क्या है 4 + 4 मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो होगा आपका 4 + 4 8, 8 से 2 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। देखिए 4 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडेशन भी 4 है, तो इधर पे भी कोई लोन पेयर नहीं है भाई, तो हम प्योर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, तो हम लिख सकते हैं ऐसे CH4, ठीक है। उसके बाद क्या है CO2, देखिए हाइब्रिडेशन हाफ, कार्बन का क्या है 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर पे देखो कोई मोनोवैलेंस एटॉम नहीं है भाई, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंस नहीं है, तो इधर पे 0, तो ऐसे करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। जब आपका H का वैल्यू 2 आता है तो होता है आपका sp, मैंने पहले वीडियो में बताया है, देखो जब sp होता है लीनियर ज्योमेट्री होता है, ठीक है। अभी देखो अभी मैंने टेबल पे बताया था जब आपका sp2 होता है तब बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, जब आपका sp3 तब आपका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, जब होता है लीनियर तब होता है आपका 180 डिग्री। तो फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर यह बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 180 डिग्री सबसे ज्यादा है तो CO2 पहले, उसके बाद क्या है देखो भाई BH3 120 डिग्री, उसके बाद लास्ट में आएगा टेट्राहेड्रल जो है 109 डिग्री, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो लिख लो, मैं इरेज करता हूं इसको, और एक पॉइंट लिख लो इधर, जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपका लोन पेयर नहीं होगा, व्हेन, मैं इधर इरेज करता हूं, इरेज करके लिखो ऊपर, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, देखो इस वाला कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं था, एंड हाइब्रिडेशन डिफरेंट, एंड हाइब्रिडेशन इज डिफरेंट, यहाँ का डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडेशन था, तो गो एज पर हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल, गो एज पर हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल, तो मतलब क्या हुआ जहां पे कोई लोन पेयर नहीं होगा और आपका जो अलग अलग कंपाउंड है तीनों कंपाउंड का तीनों का अलग अलग हाइब्रिडेशन होगा, तो आपका हाइब्रिडेशन होने से जैसे बॉन्ड एंगल होता है, मतलब आपका sp3 में 109 sp में 180, तो उसी तरफ का आपको डायरेक्ट बॉन्ड एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी था। अभी देखते हैं कुछ कंपाउंड, ध्यान से देखना, ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम पे आ सकता है।
ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आपका। CH4 NH4 प्लस आपका SiH4 और आपका ये वाला तीनों कंपाउंड लिख लीजिए। इसका बॉन्ड एंगल बताना है आपको। बॉन्ड एंगल बताओ भाई। पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको क्या बोला, यहाँ पे भी जियोमेट्री आपको ड्रॉ करके नहीं दिया है, डायरेक्ट कॉम्पाउंड दिया है। तो डायरेक्ट कॉम्पाउंड देने से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले तो इसका हाइब्रिडेशन निकाल के इसका जियोमेट्री करना पड़ेगा, तो उसके बाद तो हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं ना। देखिए भाई, आपका CH4 अभी निकाला है, टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडेशन होगा क्या 4। उसके बाद देखिए NH4 प्लस, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाफ। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन लिखिए 1:2 2p3। देखिए आउटर सेल में 2:2p3, 3 + 2 = 5 प्लस मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक माइनस करना पड़ेगा, तो होगा आपका हाफ इंटू 8। ये इधर भी हाइब्रिडेशन आपका 4 आ रहा है, उसका मतलब इधर भी sp3, इधर भी sp3, इधर भी देखो कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है। CH4 4 बॉन्ड पेयर, इधर हाइब्रिडेशन भी 4 है, मतलब क्या कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। इधर भी देखो NH4 प्लस, हाइब्रिडेशन भी 4 और बॉन्ड पेयर भी 4, देखिए बॉन्ड भी 4 है, तो कोई लोन पेयर नहीं है। उसके बाद क्या है SiH4, SiH4 हाइब्रिडेशन इसका भी निकालो। तो सिलिकॉन का क्या होता है, आपका होता है सिलिकॉन पे 4 + 4, इधर भी हाइड्रोजन आपका 4 होता है आपका sp3। इधर भी देखो 4 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडेशन भी 4, तो कोई लोन पेयर नहीं है। पहले अभी ये बात समझ अच्छा आसानी से सुन लो, जब कंपाउंड का ऐसे हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सभी कंपाउंड पे सेम है और कोई लोन पेयर भी नहीं है इधर, तो हम क्या बोल सकते हैं, सभी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। तो ये बात लिख लो इधर पे, व्हेन hybridization is same for every compound and there is no lone pair, so bond angle, so bond angle of every compound will be सेम। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, जब ऐसे हाइब्रिडेशन निकलोगे जहां पे कोई आपका सभी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन सेम होगा और उसका क्या होगा, कोई हाइब्रिडेशन भी उसका लोन पेयर भी नहीं होगा और हाइब्रिडेशन भी सेम होगा, तब हम बोल सकते हैं उसका सभी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल सेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल रिलेटेड। अभी देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए मैंने बोला था हाइब्रिडेशन जब 4 होगा तब हमारा होता है sp3, मतलब क्या टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऐसे होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसे। अभी आपका पानी ले लीजिए, वाटर, इसका भी हाइब्रिडेशन H = 4 होता है और क्या sp3 होता है, लेकिन इधर पे क्या 4, इधर पे 2, मतलब क्या 2 आपका बॉन्ड पेयर है और क्या 2 लोन पेयर है, तो इसका जियोमेट्री पानी का कुछ ऐसा ही होगा। ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, लेकिन आपका इधर पे होता है एक 109 डिग्री, इधर पे होता है आपका 109 डिग्री और इधर पे पानी के इधर होता है आपका क्या 104 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है क्यों, इधर पे टेट्राहेड्रल इधर भी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 109 डिग्री और इधर पे आ रहा है 104 डिग्री। इसका वजह क्या है, देखिए पानी के ऊपर 2 लोन पेयर है, ठीक है, इस लोन पेयर पे आपस पे क्या रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इस दोनों पे रिपल्सन होने के वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों क्या रिपल्सन हो रहा है,
तो क्या नीचे की तरफ आ रहा है रिपल्सन होने के तरफ से, क्या निकल, यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये दो लोन पेयर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है तो इसको भी अंदर बेंड करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 से कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो रिपल्सन की वजह से क्या ये आपका भी दूर चला जाएगा, ये आपका दूर चला जाएगा, मतलब क्या ये वाला हाइड्रोजन पे क्लोज आ जाएगा, यूवी यहाँ पे रिपल्सन है ना, ये दूर पे जाएगा, मतलब क्या ये तो अंदर आएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर क्या होता है 104 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये जो मैंने जो रिपल्सन बोला लोन पेयर, ये रिपल्सन का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर आप लिख लो पहले, इसको आप ध्यान से याद रखना, इसी से आपका सभी आंसर होगा। ठीक है, जब आपका ऐसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसे कंपाउंड में साथ में रहेगा तब रिपल्सन वाले ऑर्डर से आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो आप रिपल्सन ऑर्डर, रिपल्सन ऑर्डर, रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है, पहले आपका होता है लोन पेयर, लोन पेयर जब आपस में बाजू में जो लोन पेयर साथ में रहेगा वहां पे रिपल्सन क्या ज्यादा होगा, उसके बाद होगा आपका लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, उसके बाद होता है आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होता है आपका क्या पाई एंड पाई बॉन्ड, उसके बाद होता है पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहले आपका है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपका लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होता है पाई पाई बॉन्ड, उसके बाद होता है पाई सिग्मा बॉन्ड, सबसे लास्ट में होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या CH4 पे क्या देखो सभी क्या सिग्मा बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का आप क्या बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे सबसे जब बाजू में एडजेसेंट पोजीशन में दो आपका सिग्मा बॉन्ड रहेगा तब वहां रिपल्सन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है आपका लोन पेयर पे, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा बड़ा साइज लेके आपका ऑक्यूपाई रहते हैं कंपाउंड के, तो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर पाई बॉन्ड, उसके बाद क्या लोन पेयर के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर का बात खत्म हो गया, इधर पे पहले आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, इधर पे क्या लोन पेयर का बात खत्म हो गया, अभी आता है कि आपका पाई बॉन्ड। देखिए इधर क्या है पाई पाई बॉन्ड, उसके बाद क्या पाई सिग्मा बॉन्ड, एंड सबसे लास्ट में क्या होगा आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, मतलब दो सिंगल बॉन्ड के बीच में। ठीक है, तो मैं रिपल्सन ऑर्डर है, मैं तो रिपल्सन ऑर्डर रहने दो इधर पे, अब लिख लो पहले। अभी देखो एक CO4, ठीक है, मैं एग्जांपल लास्ट में दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखो बॉन्ड एंगल और किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका साइज। देखिए साइज मतलब आपका सेंट्रल एटम का भी साइज होता है और आपका सराउंडिंग एटम का भी साइज भी कंसीडर करना पड़ता है। देखो पहले साइज बोल के लिखो, इधर पॉइंट लिखो साइज, इधर पे लिखो साइज ऑफ सेंट्रल एटम और साइज ऑफ का सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम मतलब क्या आपका जब साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम मतलब क्या होगा आपका O, इधर पे लिख लो Cl, इधर पे लिख लो Cl, इधर पे लिखो O, इधर पे लिखो H, इधर पे लिखो H। देखिए अभी सभी लोगों को पता है क्लोरीन का साइज क्या ज्यादा होता है, क्लोरीन का साइज ज्यादा होने से क्या होगा, इधर भी लोन पेयर होगा, इधर पे लोन पेयर होगा। देखो आपको बोला इस वाले कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है, देखो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस क्या है कंपाउंड पे। ठीक है, अभी ले लो तो ट्विन बच्चा, ठीक है, ट्विन बच्चा में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, दोनों तो पूरा सेम है लेकिन आपको एक तक कुछ ना कुछ तो अलग होगा दोनों से, किसी का उंगली छोटा है तो उंगली छोटा देख कर आपको पता सकता है ये वाला छोटा बच्चा है, ये वाला थोड़ा बड़ा बच्चा है। तो ऐसे ही कंपाउंड भी देखो ये दोनों भी सेम है भाई, लेकिन डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, लेकिन और पूरा कंपाउंड सेम है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे डिफरेंस है वहीं से पकड़ के आपको बॉन्ड एंगल बोलना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस है क्या आपका क्लोरीन पे, इधर पे क्या हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन है। अभी देखिए साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम,
जिस सराउंडिंग एटम का साइज ज्यादा होगा तो इधर पे क्या रिपल्सन भी ज्यादा है, तो दोनों क्या दूरी पे चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा 1 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा थीटा 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो इसका रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 से। तो हम ऐसे यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम, फिर से लिखो, मैं से ए से लिख रहा हूं, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये वाले बात आप नहीं भूलोगे, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो अभी देखते हैं हम इसका साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, इधर पे हम साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम देखा, अभी देखते हैं सेंट्रल एटम, ये होगा आपका पूरा इनवर्स, मतलब साइज ऑफ आपका सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, सराउंडिंग एटम का क्या कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और आपका सेंट्रल एटम में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। देखिए कैसे होता है, ले लीजिए आपके बड़ा सा सेंट्रल एटम, इसके इधर दो कंपाउंड है, ठीक है, और एक छोटू सा सेंट्रल एटम, इधर पे दो बॉन्ड है, ठीक है, इधर देखिए साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या जिसका सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स मतलब उल्टा होगा, तो क्या होगा देखिए इधर के क्या साइज छोटा है सेंट्रल एटम के, तो मतलब क्या ये दो बॉन्ड में तो आपस में पास में रहेगा, तो एडजसेंट पोजीशन में रहेगा, तो क्या रिपल्सन से दूर पे चला जाएगा, और इधर पे देखिए सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है, मतलब है कि ये आपका थोड़ा दूर पे रहेगा, यहाँ पे कोई रिपल्सन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इधर पे लिखो थीटा 1, इधर पे लिखो थीटा 2, इधर पे क्या था साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब जिस सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो इधर होगा ऐसे थीटा 2 ज्यादा होगा थीटा 1 से, ठीक है। अभी देखते हैं, ये तो आपका साइज वाले टर्म पे हो गया, अभी देखते हैं आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, बॉन्ड एंगल और एक फिजिकल ऐसे डिप का जो निर्भर करता है प्रॉपर्टी से, जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं ई एन से रिप्रेजेंट करता हूं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे निर्भर करता है देखो, इधर भी दो पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर भी लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इधर पे लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, जस्ट लाइक बिफोर। आपका पहले क्या था सेंट्रल एटम का क्या था, जब हमने सेंट्रल एटम आपका ए करा था, आपका जब कंपेयर करा था तब क्या था साइज के ऊपर जिसका सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होता, और जब आपका सराउंडिंग एटम का सराउंडिंग जो एटम है उसका जब साइज ज्यादा होता क्या होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इधर पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट इसका भी ऑपोजिट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। उधर पे क्या था साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल था, मैं पहले वाले से कंपेयर करके लिख रहा हूं, तो जब हमारा सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तब उसका बॉन्ड एंगल क्या ज्यादा होगा। अभी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। जब आपका सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, और साइज में क्या था साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ द सराउंडिंग एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ऐसे आप कंपेयर करके इसको
याद कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकली सोचो, साइड वाले एटम का जब साइज ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, वो क्या दूरी पे चला जाएगा। ठीक है, देखो साइज ऑफ द सेंट्रल सराउंडिंग एटम का साइज ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल दूर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपका सराउंडिंग एटम का ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एग्जाम के जरिया में हम समझते हैं इसको। ठीक है, इधर पे देखो NH3 और PH3, देखिए NH3 और इधर पे देखिए PH3। देखिए मैंने आपको ट्विन बच्चा के एग्जांपल में बोला था, पहले आपको कंपाउंड में देखना है डिफरेंस किधर पे है। देखिए इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। देखिए लेकिन सेंट्रल एटम में है क्या नाइट्रोजन, इधर पे क्या सेंट्रल एटम में क्या है फॉस्फोरस। अभी देखना पड़ेगा आपका इधर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिक्रीज होता है, तो हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल के नाइट्रोजन ऊपर है तो हम बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस। अभी क्या था आपका फॉर्मूला में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब क्या जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं इधर NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा आपका PH3 से। ठीक है, और इधर पे क्या देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, अभी सराउंडिंग एटम के मैं एग्जांपल देता हूं। इधर पे लिखिए आपका CH4 एंड CF4। ठीक है, CH4 ऐसे जनरल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल, प्योर टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, और ये भी आपका सेम होगा। लेकिन देखिए इधर पे क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब सराउंडिंग एटम। इधर पे देखिए डिफरेंशिएट करिए, पूरा सेम है, सिर्फ आपका सराउंडिंग एटम पे इधर पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या फ्लोरीन है, मतलब डिफरेंशिएट आपको वही से पकड़ के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर पे देखिए आपका हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। अभी सभी लोगों को पता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं भाई बॉन्ड एंगल आपका CH4 में ज्यादा होगा कंपेयर टू CF4। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो यही पे वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक और आपको समझ भी आया बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बॉन्ड एंगल रिलेटेड और कुछ कुछ एग्जांपल करवा के और भी आपको आसानी से कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर कर दूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।